नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एल्डिहाइड और कीटोन की जो निर्माण की जो विधियां हैं। पिछले दो जो लेक्चर थे आपके इसी के ऊपर बेस्ड थे। आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक, माफ कीजिएगा, रासायनिक गुणों के बारे में। भौतिक गुणों के बारे में बार बार मैं आपको कहता रहा हूं हर लेक्चर के अंदर कि इनके जो भौतिक गुण जो होते हैं, चाहे आप हेलोजन व्युत्पन्न ले लो या आपके एल्कोहल ले लो, फिनोल ले लो, ईथर ले लो, ये थ्योरिकल होते हैं, इनको ज्यादा विशेष समझने वाली बात नहीं होती है। तो आप खुद से भी इनको आप पढ़ के आप इसको तैयार कर सकते हो और ज्यादा इनसे क्वेश्चन भी जो है नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों को लेकर बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो आपका आज का लेक्चर रहने वाला है। मैंने किसी भी लेक्चर के अंदर ये बात नहीं कही है, लेकिन आज इस लेक्चर में ये बात जरूर कहूंगा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस लेक्चर से आपको 100% परीक्षा के अंदर जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। काफी जो विक्रय है वो अपनी रिवाइज होने वाली है और वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा, और चाहे वीडियो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, जितना भी हो अपन शुरू कर रहे हैं। जितनी भी जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, हम इसी वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी समय को खराब किए अपन आज की कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की जो अभिक्रिया है, उसमें जो पहली जो अभिक्रिया अपन बात करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को लेकर बात करते हैं। देखिए, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा कि आक्रमण कौन करेगा? नाभिक स्नेही करेगा। कौन करेगा? नाभिक स्नेही। देखिएगा, नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण कैसे करता है, पहले तो अपन इसको समझें। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या है? जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O हो, जिसके अंदर क्या हो? C डबल बॉन्ड O। तो अपन जानते हैं कि जैसे मैं इसको बना देता हूं, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, ये एक कार्बोनिल यौगिक है। यदि मैं यहाँ पे R लिख दूं और यहाँ पर मैं H लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। और यदि मैं यहाँ पर क्या लिख दूं? R लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक कार्बोनिल यौगिक है और ये कार्बोनिल यौगिक जो है ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब क्या हो जाएगा कि देखो इसके अंदर जो है ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में। कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाते हैं? इस ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है? आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर क्या आ जाता है? आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने देखा कि इस पर धनावेश और ऋणावेश कैसे आएगा, क्योंकि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है, जिसे अपन ऑक्सो समूह कहते हैं, इसकी जो विद्युत ऋणता है, ये विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होती है, जिसके कारण बंध के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन पर क्या हो जाता है? आंशिक ऋणावेश यानी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश यानी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके ऊपर अपन बात करें कि ये जो अभिक्रिया जो है नाभिक स्नेही योगात्मक प्रकार की होती है। तो इसको अपन समझते हैं कि पहले नाभिक स्नेही ही इस पर आक्रमण क्यों करता है। एक समझते हैं, यहां पर अपन देखिए, ये आपका एक कार्बोनिल यौगिक है और अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है कार्बन से ज्यादा है, तो इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है किस तरफ आ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। अब सामने मान लो कि एक आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो यहां पर पहले आक्रमण नाभिक स्नेही करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले आक्रमण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये अपने को देखना है, क्यों नहीं करता है। देखिएगा, इससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऑक्सीजन पर तो क्या जाएगा? ऋणावेश आएगा, और कार्बन पर क्या आ गया? धनावेश। अब अपन बात करें कार्बन पर धनावेश यानी इस पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। यदि मान
मान लेते हैं कि यदि पहले क्या हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही किस पर आक्रमण करेगा, पहले तो मैं कहूं आपको कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही किस पर आक्रमण करेगा। आप कहोगे सर इस पर क्या है, धनावेश है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है, तो ये वहां पर जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं ना, वहीं जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकते हैं यार, अगर हम पता करें, देखो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहां ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, ऋणावेश है, तो ये कहां अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा इस पर। मान लो कि पहले अगर ये आक्रमण करता है, ठीक है, तो अपने को क्या स्थिति मिलेगी, मैं नीचे लिख रहा हूं, देखो इधर, इस तरह से ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, ये ई जुड़ गया, और कार्बन पर क्या आ गया बताओ, धनावेश। कार्बन पर क्या आ गया, धनावेश। ये ऑक्सीजन के पास अपन जानते हैं, ये ऑक्सीजन के क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं क्या कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है, कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है क्या, देखो यहां पर क्या स्थिति है अभी, इस तरह से पहले स्थिति ऑलरेडी ये थी, फिर इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, ये स्थिति हो गई थी इसके पास, ठीक है। अब बताओ क्या कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो दो इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, एक बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 और 2 4 और 2 6, यानी कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें सभी परमाणु का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थायी। और अस्थायी उत्पाद बनता नहीं अपने को पता है। अगली कंडीशन बात करते हैं कि यदि मान लो कि पहले ये आक्रमण करे नाभिक स्नेही, तो क्या होगा, देखो अगर पहले नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो क्या स्थिति बनेगी, देखना इधर, यहां कौन जुड़ जाएगा, ये नाभिक स्नेही जुड़ जाएगा, और ये ऑक्सीजन, अपन जानते हैं ऑक्सीजन के पास देखो पहले ही 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे, और ये और आ गए, 4 तो पहले थे, देखो इधर देखना 4 तो पहले है, 1 2 3 4, और ये बंद के अंदर 5 6 7 8, और ये इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो फिर यहाँ पर फिर भी ये इलेक्ट्रॉन आएंगे ना इसके ऊपर, यानी ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर ये माइनस आ गया यहाँ पर, और माइनस का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन और मतलब 4 इसके पास पहले ही थे। अब देखते हैं अपन, देखो ये कार्बन है, इसके देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो 2 2 4 2 6 और इस बंद के 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके बाद चाहे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इस पर ये आक्रमण कर देगा, और आपका ये उत्पाद बन जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। इसलिए यहां पर अगर अपन देखें कि यदि पहले अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा, यदि यहां पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा तो कार्बन पर क्या आएगा, धनावेश आएगा, और उसके बाह्यतम कोश में 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसके कारण वो यौगिक क्या होगा, अस्थायी होगा, और किसी भी अभिक्रिया में वह उत्पाद बनता है जिसका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए यहां पर क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण ना करके पहले आक्रमण कौन करेगा, नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, और नाभिक स्नेही जब आक्रमण करेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ऋणावेश। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो रहा है, भले ही इस पर ऋणावेश हो लेकिन अष्टक तो पूरा हो रहा है ना, यानी ये क्या होगा, स्थायी होगा। क्या होगा, स्थायी होगा, इस पर ऋणावेश है, ठीक है, इस पर ऋणावेश है, इसका अष्टक पूरा हो रहा है। इस प्रकार से कारण यह समझ में आ गया कि आपको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ही क्यों देता है, पहले नाभिक स्नेही का आक्रमण क्यों होगा, ठीक है जी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो अब देखिए यहां पर यदि प्रबल नाभिक स्नेही है तो वो क्या करेगा, अभिक्रिया को सीधा डायरेक्ट आगे ले जाएगा, यानी अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाएगा, और क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। यदि नाभिक स्नेही क्या हो, प्रबल हो, यदि नाभिक स्नेही क्या हो, प्रबल हो। नाभिक स्नेही प्रबल होने से क्या होगा, देखो इधर जैसे मान लो कि ये आपके पास एक कार्बोनिल यौगिक है, और इधर कोई भी मान लो एक नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही है, ठीक है, और यदि ये क्या है, प्रबल है, क्या है, प्रबल, तो अपन जानते हैं यदि इसको कार्बन पर थोड़ा बहुत भी धनावेश मिलेगा ना तो ये वहां पर अपनी जगह बना लेगा। यदि नाभिक स्नेही क्या हुआ, प्रबल हुआ, तो अगर उसको यहां पर आंशिक धनावेश भी मिलेगा तो भी ये उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा।
और अभिक्रिया को सीधा क्यों बदल देगा, उत्पाद में, यानी आगे की तरफ ले जाएगा, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। लेकिन यदि यहां पर अगर नाभिक स्नेही क्या हो, दुर्बल हो, जो उतनी प्रबलता से आक्रमण नहीं कर पाता हो, यानी जिसको आंशिक धनावेश से वो आक्रमण नहीं करेगा, उसको पूर्ण रूप से क्या चाहिए, धनावेश, क्या चाहिए, धनावेश। तो ऐसे में क्या करेंगे, यदि नाभिक स्नेही क्या हो अपने पास, दुर्बल हो, तो अपन क्या करते हैं, ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में करवाते हैं। यदि नाभिक स्नेही कैसा हो, दुर्बल हो, यहां प्रबल नाभिक स्नेही ना हो के अगर कैसा नाभिक स्नेही हो, दुर्बल नाभिक स्नेही हो, कैसा हो, दुर्बल, वीक न्यूक्लियोफाइल हो, तो अपन क्या करेंगे, देखिए अगर दुर्बल नाभिक स्नेही होगा तो इस अभिक्रिया को अपन क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में करवाएंगे। अम्लीय माध्यम में करवाने से क्या होगा कि अम्ल क्या होते हैं, H+ देते हैं, देखिएगा अम्ल क्या देते हैं, H+। अब इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, अम्ल क्या देते हैं, H+ देते हैं, क्या देते हैं, H+। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ये इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, ये H+ इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इधर ना, जो कार्बन है इसके ऊपर क्या होगा, प्रबल धनावेश उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार से, ये H+ और ये इस प्रकार से जुड़ेगा, तो ठीक है, H+ यानी ये इस तरह से बंद टूटेगा नहीं यहाँ पर, या क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, बंद यहाँ पे टूटेगा नहीं, ये लोन पेयर। तो अब यहाँ पर ये प्रबल रूप से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर भी जो धनावेश आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा पहले की तुलना में, ठीक है। इसलिए जो अगर दुर्बल नाभिक स्नेही हो ना, अगर दुर्बल नाभिक स्नेही हो तो क्या होगा, जो अभिक्रिया अपन कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे, क्योंकि वो अम्ल क्या करेगा, H+ देगा, और वो H+ यानी जो प्रोटॉन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, धनावेश, इसलिए ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कार्बन पर धनावेश और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर आक्रमण जो है आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इसका कारण हो गया। अब अपन बात करते हैं कि एल्कोहल और कीटोन में से दोनों, एल्कोहल और सॉरी एल्डिहाइड, एल्कोहल नहीं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा क्रियाशील नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति, सॉरी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति, एक तो है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। अपन बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन में से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, दोनों में से कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, तो इसकी क्रियाशीलता को अपन दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। मैं पहले बता दूं आपको कि इन दोनों में से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कीटोन की तुलना में एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियाशील क्यों होते हैं, तो इसको अपन समझ सकते हैं दो प्रकार या दो कारणों से समझ सकते हैं। पहला जो कारण अपन लेते हैं प्रेरणिक प्रभाव, या जिसे अपन बोलते हैं आई प्रभाव कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, आई प्रभाव, यानी इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्रेरणिक प्रभाव। और दूसरी अपन लेते हैं त्रिविमीय बाधा, स्टीरिक हैंड्रेंस, त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा यानी स्टीरिक हैंड्रेंस। तो ये दो कारण से इसको अपन समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता है वो कीटोन से ज्यादा क्यों होती है, किसमें, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील क्यों होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है बन सकता है यहां से। तो आइए इसको अपन डिस्कस करते हैं कि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा क्यों होती है। सबसे पहले अपन लेते हैं प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट, या जिसे अपन बोलते हैं आई प्रभाव। देखिएगा एक एक को मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर समझिएगा ध्यान से, मैं दोनों लिख रहा हूं यहां पर। जैसे मैं लिख देता हूं, सबसे पहले ये ले लेते हैं अपन H C डबल बॉन्ड O और H, फिर लेता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या H ले लेते हैं यहां पे एक बार पहले, और फिर ले लेता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है जी, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, या जिसे हम कह सकते हैं कीटोन। ठीक है, अब देखिएगा कि यहां हम जानते हैं कि इन अभिक्रियाओं में, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में जो कार्बन है, इस कार्बन पर क्या आता है, धनावेश आता है। क्या आता है, धनावेश। इस पर भी क्या आएगा, धनावेश। इस पर भी क्या आएगा, धनावेश। और इस पर भी क्या आएगा, धनावेश।
ठीक है जी। और अपन ये भी जानते हैं कि ये जो एल्किल समूह है यानी जो मैथिल समूह है, ये क्या दर्शाते हैं? प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? प्लस आई प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं। प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है कि कार्बन से जुड़ा हुआ ऐसा समूह जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकेलता है। इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकेलता है, यानी ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलेगा? कार्बन की तरफ धकेलेगा। फिर ये भी इलेक्ट्रॉन को किस तरफ धकेलेगा? कार्बन की तरफ धकेलेगा। समझना ध्यान से, ये जो CH3 समूह है ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकेलेंगे, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे तो कार्बन के ऊपर जो धनावेश है वो धनावेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अगर ये जो CH3 समूह है, दोनों मैथिल समूह, अगर इलेक्ट्रॉन के यानी बंद के इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकेलेंगे तो कार्बन के ऊपर जो धनावेश है वो धनावेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, धनावेश कम हो जाएगा। और अपन बात कर रहे हैं कि आने वाला जो समूह है, आने वाला जो समूह है वो कौन है? नाभिक स्नेही है। जो समूह आ रहा है वो कौन है? नाभिक स्नेही। यानी इसको क्या चाहिए? धनावेश चाहिए। ये वहां पर आक्रमण करेगा जहां पर धनावेश अधिक होगा। नाभिक स्नेही वहां पर आक्रमण करेगा जहां पे धनावेश क्या होगा? अधिक होगा। अब देखो ये जो समूह है ना, ये देखो इस कार्बन के धनावेश को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं ना। तो क्या यहां पर उतना धनावेश मिलेगा क्या इसको? यानी आप कह सकते हो कि सर ये जो समूह है मैथिल समूह, ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ विस्थापित करेंगे, कार्बन की तरफ धकेलेंगे, जिसके कारण कार्बन का धनावेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये तो धनावेश को कम कर रहे हैं। अगर धनावेश कम होगा तो क्या इसका आक्रमण इतना अच्छा होगा? क्या आप कहोगे सर धनावेश अगर कम हो गया तो इसका आक्रमण नहीं होगा? चलो आगे आते, यहां देखो, यहां प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह कितना है? एक है। ठीक है, तो अब मैं कहूं कि इन दोनों में से ज्यादा धनावेश कम कहां होगा? आप कहोगे सर यहां पर दो समूह लगे तो यहां धनावेश कम हो जाएगा, इसकी तुलना में यहां थोड़ा सा कम होगा। इतना कम नहीं होगा, जितना कम इसमें हो रहा है उतना कम इसमें नहीं होगा। यानी ये नाभिक नहीं, इसकी तुलना में यहां थोड़ा आसानी से आक्रमण कर पाएगा, क्योंकि यहां पर धनावेश बहुत कम हो गया, यहां पर एक ही समूह धनावेश थोड़ा सा ही कम होगा। ठीक है, अगले पे आओ। अब बताओ, देखो यहां पर देखते हैं दोनों समूह कौन से हैं? हाइड्रोजन है। ये तो बेचारे भोले भाले हैं, इनका तो कोई प्लस आई प्रभाव होता ही नहीं है। यानी यहां सबसे ज्यादा धनावेश होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को धकेलते ही नहीं है ना। ये तो बेचारे हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा, अगर अपन बात करें केमिस्ट्री के अंदर, सबसे भोला हाइड्रोजन ही है। बेचारा इसको कोई भी ले लेता है, कोई फेंक देता है, यूज एंड थ्रो की स्थिति में है ना। जहां कुछ नहीं है वहां हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे अधिक धनावेश कहां मिलेगा? आप कहोगे सर सबसे अधिक धनावेश फॉर्मेल्डिहाइड पर है, उससे कम धनावेश एसिटाल्डिहाइड पर है, उससे कम धनावेश किस पर है? एसीटोन पर है। तो सबसे अच्छा आक्रमण नाभिक स्नेही का कहां होगा? जहां सबसे ज्यादा धनावेश होगा। तो सबसे ज्यादा धनावेश यहां है, तो सबसे पहले नाभिक स्नेही आक्रमण यहां करेगा, इसके बाद इस पे, और सबसे लास्ट में उस पे। तो ये क्या है? कीटोन, और ये दोनों क्या है? एल्डिहाइड। तो पहला कारण मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कैसे ज्यादा होती है। ठीक है जी, मिटा दें। चलो अगला अपन बात करते हैं त्रिविम प्रभाव के बारे में, या त्रिविमीय बाधा, माफ कीजिएगा, प्रभाव नहीं कहूंगा मैं इसको, मैं त्रिविमीय बाधा कहूंगा, स्टीरिक हैंड्रेंस। त्रिविमीय बाधा क्या होती है? ये अपन आपका जो 10th लेसन है, 10वां पार्ट जो है हैलोजन व्युत्पन्न, उसमें अपन बात कर चुके हैं एल्किल SN1 SN2 अभिक्रिया में। ठीक है, देखिएगा, समझना ध्यान से। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये HC डबल बॉन्ड O H, फिर लिख रहा हूं मैं ये इधर, एक बार आप समझ लो पूरे को, फिर अपन बात करेंगे। HC डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और फिर नीचे लिख रहा हूं मैं यहां पर, और देखो इधर CH3
CH3 C डबल बॉन्ड O, CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 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 C डबल बॉन्ड O, CH3 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 C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी। अब देखिएगा ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर क्या आता है अपन जानते हैं, धनावेश आता है। एक बार समझ लो पहले, आने वाला कौन है, नाभिक स्नेही। आने वाला जो समूह है कौन है, नाभिक स्नेही, यानी उस पर क्या है, ऋणावेश है। समझना ध्यान से, आने वाला जो समूह है वो कौन है, नाभिक स्नेही है, और उस पर क्या है, ऋणावेश है। इधर जो सामने इसकी तरफ अगर ये इधर से अगर मान लो कोई नाभिक स्नेही आता है सामने से, तो ऑक्सीजन पर उस पर क्यों मिलेगा, ऋणावेश मिलेगा ना। सामने से अगर कोई भी समूह आएगा, ध्यान दीजिएगा, सामने से अगर कोई समूह आएगा तो ऑक्सीजन पर क्या है, ऋणावेश। तो इसमें और उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो इधर से डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकता, सामने से आक्रमण नहीं कर सकता, वो आएगा साइड से आएगा, या तो पीछे से या इधर से इस तरह से आ सकता है, या फिर पीछे से आ सकता है। अब देखिएगा यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो, देखो जगह कितनी खुली हुई है, देखो आराम से आ सकता है, इधर से आओ सीधा आओ, या यहां से आओ, या यहां से आओ। ठीक है, इसमें देखो इधर से आ सकता है, इधर से। ये थोड़ा समुद्र को क्या, इसको बड़ापन खोल के लिखते हैं इसको, देखो थोड़ा सा, एक को लिखूंगा बाकी समझ जाएगा। CH3 को देखो मैं खोल के लिखता हूं इसको, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे देखो थोड़ी सी ये जगह क्या करेगा, ये उसको क्या करेगा, रोकेगा, प्रतिकर्षित करेगा आने वाले समूह को। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये बड़े समूह हो गए, और यहाँ पे देखो ये और बड़े हो गए, इसको अगर खोल के लिखोगे हाइड्रोजन को तुम, तो बिल्कुल जहाज जैसी संरचना बन जाएगी। और यहाँ तो बिल्कुल ही भाई साहब पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है या नहीं। तो मैं कहूं कि सबसे आसान काम कहां पर है आक्रमण करने के लिए, तो आप कहोगे सर यहां पर देखो, यहां कोई समूह नहीं है, ऐसा कोई प्रतिकर्षित करने वाला समूह नहीं है, इसलिए यहां पर आक्रमण बहुत इजी वे में हो जाएगा। यानी सबसे कम त्रिविम बाधा कहां पर है, तो सबसे कम त्रिविम बाधा फॉर्मेल्डिहाइड पर है। इसलिए नाभिक स्नेही जो वहां पर सबसे पहले आक्रमण करेगा जहां पर त्रिविम बाधा सबसे कम हो, जहां पर त्रिविम बाधा क्या हो, सबसे कम हो। इसलिए सबसे आसानी से जो आक्रमण होगा कहां होगा, यहां पर होगा, उसके बाद यहां पर, फिर इस पर, और फिर इस पर, और सबसे लास्ट में इसके ऊपर। ठीक है, तो कारण समझ में आ गया कि दो कारण है। कीटोन के अंदर जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, त्रिविम बाधा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जबकि एल्डिहाइड के अंदर एल्किल समूह एक ही होता है, कीटोन के अंदर दो होते हैं। ठीक है, इसलिए कीटोन में त्रिविम बाधा भी ज्यादा होती है, त्रिविम बाधा भी ज्यादा होती है, और कार्बन पर धनावेश भी कम होता है। यानी दोनों स्थितियां जो है कीटोन पर ऐसी होती है जिस पर जो नाभिक स्नेही है वो आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता है। यही कारण है कि जो कीटोन है उस कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता एल्डिहाइड की तुलना में क्या होती है, कम होती है। एल्डिहाइड की तुलना में क्या होती है, कम होती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में कि भी ये कैसे क्या होता है। मिटा दे जी, चलो। तो ये इनके अभिक्रिया के बारे में अपन ने बात की कि भाई कौन ज्यादा अभिक्रिया देता है और क्यों देता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसकी जो प्रमुख जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, अगर मैं लेके चलूंगा, अगर सारी अभिक्रियाओं को अगर लेके चलूंगा तो ये जो वीडियो है लगभग 4 घंटे के आसपास जाएगा। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी है जो अपन 10वें पार्ट और 11वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, तो वहां मैं आपको हिंट दे दूंगा कि वो अभिक्रिया आपको कहां मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि वो अभिक्रिया अपन पढ़ चुके 10वें पार्ट में और 11वें पार्ट के अंदर आपने सभी ने पढ़ी। अगर आपने मेरे अगर पिछली क्लास के अगर लेक्चर अगर वीडियो देखे हैं 10वें पार्ट के, यानी हेलोजन व्युत्पन्न है और आपके एल्कोहल, फिनोल, ईथर, अगर उनके अगर वीडियो देखे हैं तो उनमें ये आपको बिल्कुल वो अभिक्रिया आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहली जो अभिक्रिया अपन बात करते हैं यहां पर देखिए, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। सोडियम बाइसल्फाइड के योग के बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा, सोडियम बाइसल्फाइड का योग देखिएगा। अब देखिए मैं हर जगह पे इसको ऐसे लिखूंगा, हर जगह पे मैं जितनी भी अभिक्रिया होगी मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा।
अगर एल्डिहाइड तो आपको एक तरफ क्या कर देना R, एक तरफ क्या कर देना H। अगर कीटोन है तो दोनों जगह भी क्या कर दोगे R। समझ जाना आप, ठीक है। अगर एल्डिहाइड है तो एक तरफ क्या लिख दोगे R, यानी एल्किल समूह, एक तरफ क्या लिख दोगे H। पूरे उत्पाद के अंदर और कुछ चेंज नहीं करना है। यदि अगर आपको कीटोन लेना है तो दोनों जगह पे क्या कर दोगे RR कर दोगे। क्या कर दोगे, दोनों जगह पे क्या कर दोगे RR, ठीक है। तो इसकी अपन क्रिया कराते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से। इसकी अपन क्रिया कराते हैं किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड से, यानी NaHSO3 से करवाते हैं। NaHSO3 से इसकी क्रिया अपन करवाते हैं। तो आपको जो कुछ इस प्रकार का एक योगात्मक उत्पाद मिलता है, SO3 माइनस और Na+, ये कुछ इस प्रकार से आपको ये मिलता है, ठीक है जी। हालांकि अगर आप देखो तो पहले इसमें एक स्टेप और आती है, इसके अंदर ये ऐसा ही होता है, यानी कुछ आपके बुक के अंदर हालांकि वो नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं किस तरह से होता है ये। SO3H और Na ON है, ON है। तो यहां पर क्या होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, यानी H+ का स्थानांतरण होता है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। H+ इधर आ जाता है, ये चला जाता है, फिर इसके वजह से बाद ये उत्पाद बनता है आपके प्रोटॉन का स्थानांतरण होने के बाद, यानी ऊपर क्या हो जाएगा आपका SO3 माइनस Na+ और नीचे क्या हो जाएगा OH। कैसे भी लिख लो आप, ऊपर नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है सोडियम बाइसल्फाइड का योग से, ठीक है। अब ये जो योगात्मक जो उत्पाद जो बनता है ना, ये वाला उत्पाद, अगर इसको अपन तनु अम्ल के साथ क्या करें, गर्म करें, क्या करें, तनु अम्ल के साथ गर्म करें, तो ये अभिक्रिया फिर से क्या जाती है, रिवर्स आ जाती है, ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया का जो उपयोग है हम एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए करते हैं। यानी किसी मिश्रण के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन है तो पहले उसको अपन क्या करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ उसका क्या बना लेंगे, मिक्सर बना लेंगे। तो ये सोडियम सल्फाइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जब इस सोडियम सल्फाइड को क्या करेंगे, तनु अम्ल के साथ गर्म करेंगे, तो जो आपने कीटोन लिया था, जो आपके पास एल्डिहाइड था, वो क्या हो जाएगा, आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो कोई ज्यादा विशेष अभिक्रिया जो है ये नहीं है, मिटा दें, मिटा दें। अगली अपन बात करते हैं किसके बारे में, साइनाइड, यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, यानी HCN के साथ अभिक्रिया इसके अपन करवा के देखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो बनता है साइनोहाइड्रीन, बनता है, क्या बनता है, साइनोहाइड्रीन। देखिएगा, प्लस HCN। यहां पर अपन जानते हैं ऑक्सीजन की उद्दीपकता क्या है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ऋणावेश, कार्बन पर क्या जाएगा, धनावेश। उसी प्रकार से यहां से ये बन जाएगा किस पर, इसके ऊपर जाएगा सीधा, इस पर क्या आएगा प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। तो बताओ CN कहां जुड़ेगा, आप कहोगे सर CN पर माइनस है, कार्बन पर प्लस है, तो CN तो जुड़ जाएगा किस पर, कार्बन के ऊपर। और H कहां जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो अपने को जो अगली जो स्थिति प्राप्त होगी वो किस प्रकार की होगी, साइनोहाइड्रीन जिसे अपन कहते हैं। देखिए आप, बहुत इजी है, ये कार्बन, अब देखो कार्बन के साथ कौन जुड़ा, CN जुड़ा, कौन जुड़ा, CN, ये CN, ठीक है। यहां का एक बंध टूट चुका है, एक बचा हुआ है, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, O, और ये कौन जुड़ गया, H। इसको अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन। अब अगर आपको यहां इसके साथ एल्डिहाइड लेना है या कीटोन लेना है, तो आप उसके साथ में जो आप काम में ले रहे हो आप लिख लो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहां पर देखिएगा, अगर मैं ले लेता हूं, देखिएगा इधर H C डबल बॉन्ड O H, एक लेता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O H, और एक लेता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब समझिएगा ध्यान से आप, ठीक है। इसकी कराता हूं मैं किसके साथ, HCN के साथ, इसकी भी कराता हूं किसके साथ, HCN, और इसकी भी कराता हूं किसके साथ, HCN। तो क्या मिलेगा आप देखिएगा, यहां पर इधर मिलेगा HCOH H, और यहां क्या मिल जाएगा, CN, ठीक है। तो ये क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है। इसमें देखते हैं इधर क्या मिल जाएगा आपको, CH3, इधर OH, इधर H, और नीचे क्या मिल जाएगा, CN।
ठीक है, तो ये क्या था, एसिटाल्डिहाइड, क्या था, एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, ताकि नीचे कट रहा होगा मेरे हिसाब से। तो CH3COH, CH3 और CN, ठीक है। तो ये क्या होता है, कीटोन, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसको अपन क्या बोलते हैं, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो इसका जो नाम होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, या जिसे अपन और क्या बोल सकते हैं, कीटोन साइनोहाइड्रिन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया होगी। किसके साथ अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया होगी। क्लियर, मिटा दे, चलो। देखिए अगली अभिक्रिया अपन देखते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड विक्रमक के साथ। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया। देखिएगा, मैं तीनों को ले रहा हूं, पढ़ चुके ये अभिक्रिया अपन 11वें पार्ट के अंदर। देखिएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, और ये है कीटोन। इन तीनों की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ। तो अपन जानते हैं ये बंद टूटेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, और इस पर अपन जानते क्या था, माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस। ठीक है, ये बंद इधर आएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, और ये इधर आएगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस। कौन कहां जुड़ेगा, एक को जोड़ रहा हूं, बाकी सब सेम जुड़ेंगे। देखो ये R इसके साथ जुड़ेगा और Mg इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है जी, तो क्या मिलेगा, देखो इधर H, इधर क्या मिल जाएगा H, और यहां क्या मिलेगा आपको R, इधर क्या मिलेगा O, Mg और X। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, देखो इधर CH3 H R, और क्या मिलेगा O Mg X। इसमें क्या मिलेगा, देखो आपको CH3, इधर क्या मिलेगा CH3 R O और Mg X। अब अपन क्या कराते हैं, इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जल अपघटन। जैसा कि आपने 11वें पाठ के अंदर पढ़ा था, जल के द्वारा तोड़ना। तो जल अपघटन कराएंगे, इसका देखो H और OH, तोड़ेंगे इसको यहां से, क्या मिलेगा, देखो समझना ध्यान से, R, फिर 2 कार्बन यानी CH2, और क्या है OH, बाहर क्या निकल जाएगा। ये रिएक्शन पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझा चुका हूं मैं आपको 11वें पार्ट के अंदर। एल्कोहल निर्माण की विधि, एल्कोहल निर्माण की विधि जहां पर अपन ने पढ़ा था 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनता है, वहां पर बता चुका हूं मैं। तो देखिएगा यहां पर जो एल्कोहल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है। यहां पर इसका जल अपघटन कराओ, देखो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये R, ठीक है, फिर इसके साथ क्या जुड़ रहा है, ये CH3 HOH। ठीक है, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये तो क्या हो गया 1 डिग्री, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है कितने से जुड़ा हुआ है, ये 2 से, ये हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, इसका जल अपघटन कराओ, क्या हो जाएगा CH3 R OH, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से, यानी क्या हो गया ये 3 डिग्री। ये तीनों की तीनों अभिक्रियाएं जो है अपन 11वें पार्ट के अंदर एल्कोहल निर्माण की विधि के अंदर देख चुके हैं। 11वां जो पार्ट था जिसमें एल्कोहल निर्माण की जो विधियां थी उसके अंदर इन अभिक्रियाओं को अपन देख चुके हैं।
ठीक है, फिर भी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। हो गया। चलो इसका डिटेल में जो डिस्कशन अगर आप देखना चाहते हो कि तो जो आपका जो 11वां जो चैप्टर है जिसके अंदर एल्कोहल निर्माण की जो विधियां हैं उसमें आप जाके देखें, वहां मैंने इसको काफी डिटेल में करवाया है और उम्मीद है वैसे भी ये इजी है, मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। यानी अगर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अगर अपन ग्रिग्नार्ड विक्रमक से कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एसिटल्डिहाइड की क्रिया अगर ग्रिग्नार्ड विक्रमक से कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और एसीटोन या जिसे हम कह सकते हैं कीटोन की क्रिया जो है अगर अपन ग्रिग्नार्ड विक्रमक से कराएंगे तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी जो अभिक्रिया है अपन कराएंगे किसके साथ, एल्कोहल के साथ कराते हैं। किसके साथ करवाते हैं, एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटेल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, कीटेल का। देखिएगा R C डबल बॉन्ड OH, मैं कहूं कि ये क्या है तो आप कहोगे कि सर ये है एल्डिहाइड, इसकी क्रिया अपने को करानी है कीटोन के साथ यानी ROH के साथ। समझिएगा रिएक्शन का जो तरीका है ना वो समझो आप। ठीक है, ये अपन कराते हैं शुष्क HCl की उपस्थिति में कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, शुष्क HCl। और ये जो अभिक्रिया होती है ये कुछ उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। देखिएगा क्या होगा, ये इधर आएगा। ठीक है ना भाई, ऑक्सीजन की उत्तेजनता क्या है, कार्बन से ज्यादा है और यहां पे भी कार्बन से ऑक्सीजन की उत्तेजनता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर जो बंध जो टूटेगा, इसको भी चलो मैं खोल के लिख दूं थोड़ा सा, O और H। ठीक है, तो ये इधर आएगा। ठीक है, इस पर क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या है प्लस। तो ये जो OR जो समूह है ये कहां जुड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा और ये H प्लस कहां जुड़ेगा, इसके ऊपर जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो इधर RC और क्या जुड़ा हुआ इधर ये H, इधर कौन जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर H यानी ये क्या हो गया आपका OH। और देखो ये क्या जुड़ जाएगा OR इसके ऊपर, ये OR। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर R ले लूं यानी कीटोन ले लूं, क्या ले लूं, कीटोन ले लूं तो क्या होगा देखो इधर, अगर मैं यहां पर क्या ले लूं कीटोन यानी RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, और इसकी क्रिया मैं कराता हूं किसके साथ, एल्कोहल के साथ करवाता हूं। तो आप समझ सकते हो, फिर से ये इधर जाएगा। ठीक है, और ये इधर आएगा तो इस पर क्या आएगा प्लस, ये कहां आक्रमण करेगा, इसके ऊपर, और ये कहां आक्रमण करेगा, इसके ऊपर। तो अगला आप बना सकते हो या मुझे बनाने की आवश्यकता है, बना सकते हैं आप, हाँ बनाओ, चलो बना लेते हैं आप कहते हो तो। देखो इधर R और ये क्या हो जाएगा C, इधर क्या लग जाएगा R, इधर क्या हो जाएगा OH, तो इधर क्या हो जाएगा आपके OR। कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। अगर क्या लेंगे अपन, कीटोन लेंगे तो क्या लेंगे, तो कीटोन लेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्थिति जो आपके सामने निकल कर आती है। आप एसिटल्डिहाइड के साथ करवा के देख लो, किसी के भी साथ करवा के देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जैसा आप उचित समझे। हेम एसिटेल, एसिटेल जो बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मिटाते हैं इसको। देखो आगे अपन बात करते हैं कि अगर इसकी क्रिया अपन किसके साथ करा दे, ग्लाइकोल के साथ। अगर कीटोन की क्रिया किसके साथ कराएंगे अपन, ग्लाइकोल के साथ, तो चक्रीय कीटेल बनता है। कीटोन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, ग्लाइकोल के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ग्लाइकोल क्या होता है अपन जानते हैं,
CH2OH, CH2OH ये होता है ग्लाइकोल। ठीक है, तो इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं किसके साथ? ग्लाइकोल के साथ। तो यहां से क्या होगा? H2O बाहर निकल जाएगा। इसको निकाल दो, ये H2O यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी मैं यहां लिख देता हूं -H2O। तो चक्रीय कीटल के सामने का देखो, इधर ये क्या है? CH3, इधर क्या है? ये CH3। ये निकल गया। अब ये सीधा कार्बन किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन। और ये किसके साथ जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी हुई आगे? CH2 और ये CH2, ये CH2। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे कीटेल, क्योंकि यहां पर कीटोन काम में ले रहे हैं अपन। अगर एल्डिहाइड होता तो क्या हो जाता? एसिटेल। कीटोन काम में ले रहे तो क्या हो जाएगा? कीटेल। ठीक है जी, तो ले लीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट। तो ये हो गई आपकी कौन सी अभिक्रियाएं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। क्लियर? तो इसमें अगर आपके किसी कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। समस्या आपको बतानी होगी। ठीक है, बहुत ही धीरे तरीके से, बहुत ही इजी वे में अपन इसको चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो लेक्चर रहने वाला है। मैंने शुरुआत में आपको कहा कि यहां से 100% आपके प्रश्न बनेगा। चलो मिटा दे। अगली जो अभिक्रिया की अपन बात करते हैं वो है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। कौन सी है? नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। यानी देखो, इन अभिक्रियाओं में क्या होगा कि एक समूह जुड़ेगा और उसमें से कुछ पदार्थ क्या होगा? बाहर भी निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके कोर्स में जो मुख्य रूप से अभिक्रिया दे रखी है, इसके अंदर दे रखी है अमोनिया व्युत्पन्न अभिक्रिया के बारे में दे रखी है। यानी अमोनिया से जो जो उत्पाद बनते हैं उनकी अभिक्रिया आपके दे रखी है। ठीक है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है उसको लेकर अपन बात करते हैं। देखिए इधर क्या होता है इसके अंदर? C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 अमोनिया व्युत्पन्न की अभिक्रिया इसके अंदर दे रखी है। और ये G, इसके अंदर यहां पर G की जगह पे कोई सा भी समूह हो सकता है। देखिएगा, आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में। इस G की जगह पे कोई सा भी समूह हो सकता है। अपन अलग अलग समूह लगाएंगे, सबके अंदर बाहर क्या निकलेगा? ये निकलेगा केवल यहां से, बस ये वाला। यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। तो क्या बनेगा? देखो इधर ये N और ये क्या बनेगा? ये G। इस प्रकार से H2O बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? G बनेगा, ये इस तरह से। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहां तो अगर आप देखेंगे तो सर ये तो संतुलित हो नहीं रही, लेकिन यहां पर जो बंद होता है इनके बीच में क्या होता है? द्विबंध होता है। वास्तव में ये जो अभिक्रिया होती है ना, कुछ इस प्रकार से होती है। देखो, C डबल बॉन्ड O, और पहले क्या होगा? इसके ऊपर जो ये NH2 जैसे G है, ठीक है, इसका आक्रमण होगा इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार का बीच में आपको एक स्थिति मिलेगी। यहां पर ये C और यहां पर ये N, H, ये G और इधर ये O और ये H। यहां से फिर क्या होगा? ये जल का अणु क्या होगा? यहां से बाहर निकलेगा इस तरह से, अम्ल की उपस्थिति में H प्लस, और ये बाहर क्या निकलेगा? -H2O। ठीक है, और क्या बन जाएगा? ये C डबल बॉन्ड N और ये G। कुछ इस प्रकार से ये जो अभिक्रियाएं होती है। अमोनिया व्युत्पन्न की क्रिया अपन कराएंगे। तो प्रमुख कौन कौन सी अभिक्रिया है वो अपन आपके एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। यानी इसकी जगह पे अपन क्या ले लेंगे? OH ले लेंगे। G की जगह पे क्या ले लेंगे अपन? OH। G की जगह पे क्या लेंगे अपन? OH। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तो अब देखिएगा, मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं, फिर अभी अभिक्रिया को अपन सभी को एक साथ करके देखते चलेंगे। एक बार मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं, जो चीज स्थिर रहने वाली है उसको लिख देते हैं अपन। देखिएगा क्या लेना है अपने को, यहां लिख रहा हूं, देखो मैं NH2 और G। ठीक है, अब यहां पर मैं G की जगह पे क्या क्या लेता हूं, मैं यहां पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं G की जगह पे क्या ले रहा हूं? OH। क्या ले रहा हूं? G की जगह पे क्या ले रहा हूं मैं? अगर G की जगह पे अपन क्या ले ले? OH ले लेते, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन।
और इसकी क्रिया अपन कराएंगे इसके साथ। मैं दोनों चीजें लिखता चलता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। एक तो ले रहा हूं मैं जैसे एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O H, और एक ले रहा हूं मैं यहां पर कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहां पर ले रहे अपन सबसे पहले NH2, तो इसको मैं इसको तरह से खोल के लिख रहा हूं आपके सामने, ये N और ये OH। यहां पे भी एक बार मैं खोल के लिख रहा हूं, बाकी खोल के नहीं लिखूंगा आगे में। ठीक है, N और ये OH। ठीक है जी, तो यहां से क्या निकलेगा, ये जल का अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा। जल का अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे G की जगह पे अपन क्या लगा देंगे, OH। ठीक है, ये NH2 हो गया, और G की जगह पे क्या लिख दिया अपन, AOH। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। और जब इसकी क्रिया अपन इसके साथ कराएंगे तो अपने को मिलेगा ऑक्सीन। क्या मिलेगा, ऑक्सीन। ठीक है, CH3, और यहां पर ये N, इधर क्या जाएगा आपका H, सॉरी N नहीं C, डबल बॉन्ड N और OH। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, देखो बाहर क्या निकलेगा, सबके अंदर -H2O, इसमें भी क्या निकलेगा, -H2O। इधर क्या हो जाएगा, CH3 NOH, और इधर क्या हो जाएगा, CH3। ये जो बनाना इसको बोलते हैं ऑक्सीन, इसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन का मतलब ये हो गया, देखो ये क्या है, ऑक्सीन। ठीक है, C डबल बॉन्ड NOH, इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीन। अगर यहां पर एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर एल्डोक्सिन, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीन। यदि यहां आपने इसको बनाने के लिए अगर एल्डिहाइड लिया तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डोक्सिन, और कीटोन लिया तो क्या बोल देंगे, कीटोक्सिन, या एल्डोक्सिन और कीटोक्सिन, एल्डोक्सिन और कीटोक्सिन। ठीक है जी, तो इस प्रकार से अपन अभिक्रिया देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये है आपकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। मिटा दे। अगला देखो, अगला G की जगह पे क्या हो, NH2 हो। G की जगह पे क्या हो, NH2। ये G की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, NH2। यानी G जो समूह है इसकी जगह पे क्या होगा, NH2। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, NH2, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, NH2। इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजीन। ठीक है, और जब हाइड्रोजीन की क्रिया कीटोन या एल्डिहाइड से कराएंगे तो बनेगा हाइड्रोजोन। क्या बनेगा, हाइड्रोजोन। तो यहां पे भी क्या जाएगा, NH2। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एल्डिहाइड से बना, इसको अपन बोलेंगे एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। और इसको क्या बोलेंगे अपन, कीटोन हाइड्रोजोन। ठीक है, अब एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड लिया अपन ने, एसिटल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। और कीटोन में क्या लिया आपने, एसीटोन। तो क्या हो जाएगा, एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत इजी इजी विक्रियाएं हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, कोई ज्यादा समय खराब नहीं करना अपने को, बहुत इजी है। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा मैं देख लेता हूं। देखो ये थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं ताकि ये कटे नहीं आपके। अच्छा चलो ठीक हो गया ये बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगला देखिए, G की जगह अपन ने क्या लिया, NH2। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजीन हो गया। अगला मैं क्या करता हूं, G की जगह पे क्या ले लेता हूं, मैं फेनिल ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, फेनिल। तो वो हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजीन। इसकी जगह पे देखिएगा, G की जगह पे क्या ले लेते हैं अपन, NH। ये ले लेता हूं मैं NH, और ये इधर इस तरह से ये वाला। तो ये क्या कहलाएगा, फेनिल हाइड्रोजीन। क्या कहलाएगा, फेनिल हाइड्रोजीन। तो सब जगह पे आप ये लिख दो, इसकी जगह पे जहां जहां पे G आ सकता है। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ये NH, आप चाहो तो इसको C6H5 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, C6H5 इधर ये, और यहां पे भी ये NH। ठीक है जी, तो ये है फेनिल हाइड्रोजीन। अगर इसके साथ क्या जुड़ा हो, NH फेनिल, तो यहां पे जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजोन। क्या बोलेंगे,
फेनिल हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा यहां पे देखो NH, ये वाला, इधर भी ये NH, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? फेनिल हाइड्रोजन। अब ये किससे बना? एल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। ये किससे बन रहा है? एसीटोन से। तो क्या हो जाएगा? एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन। क्लियर? मिटा दे। अगला था 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर देखिएगा, यहां पे भी क्या लगा दो? NO2 लगा दो। देखो 1 2, तो यहां पे भी क्या लगा दो? NO2। 1 2 3 4, 2,4 फेनिल नाइट्रोहाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे भी लगा दो ये वही वाला समूह NO2। एक यहां पे लगा दो ये NO2, इसमें भी सेम कंडीशन। यहां पे क्या लग जाएगा? NO2, और यहां पे क्या लग जाएगा? ये NO2। ठीक है, जो उत्पाद बन रहा है, अरे इतना इजी तो देखो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, हैं? ये हो गया आपके 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? 2,4 फेनिल डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। बहुत इजी है रे, बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है, अगला अपन लेते हैं सेमी कार्बेजाइड। जी की जगह पे अपन एक समूह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेमी कार्बेजाइड, CONH NH2। यहां पे क्या लगाएंगे अपन? CONH NH2, CONH NH2। देखो यहां पर लगाएंगे अपन CONH NH2। इसको अपन बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। अगर ये लग जाएगा यहां पर तो क्या हो जाएगा? सेमी कार्बेजाइड। और जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे सेमी कार्बेजोन। क्या बोलेंगे? सेमी कार्बेजोन। तो यहां पे भी वही लिख दो, देखो सीधा डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना है। इससे इजी अभिक्रिया आपको केमिस्ट्री में कोई नहीं मिलेगी। सेमी कार्बेजाइड की जगह क्या हो जाएगा? आगे जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे सेमी कार्बेजोन। क्या बोलेंगे? सेमी कार्बेजोन। तो ये क्या हो जाएगा? देखो इधर CONH और NH2, यहां पे भी CONH NH2। तो इधर क्या बन जाएगा? देखो इधर, इसको मिटा देते हैं अपन। ये इसको अपन बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बेजाइड। और जो बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका? सेमी कार्बेजोन। क्या हो जाएगा? CONH NH2, CONH NH2। इसको अपन बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। क्या कहते हैं? सेमी कार्बेजोन इसको हम कह सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड से बन रहा है तो क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, एसीटोन सेमी कार्बेजोन। क्लियर? तो ये हो गई आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। बहुत इजी थी मेरे हिसाब से। केमिस्ट्री के अंदर इन अभिक्रियाओं से इजी कुछ भी नहीं हो सकता। देखो लगभग 4-5 अभिक्रिया पढ़ी, पर सबका तरीका एक ही है, मतलब ये मजे मजे निकल रही है? कितनी इजी है यार। ठीक है जी, तो ये हो गई आपके नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अगला अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। कीटोन का ऑक्सीकरण और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा उसको लेकर चर्चा करते हैं। मिटा दे इसको। चलो, ऑक्सीकरण की विक्रिया अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। एल्कोहल निर्माण की विधि में अपन ने बात की है, फिर भी चलो अपन और बात कर लेंगे आगे। अपना क्या जाता है, थोड़ा लेट ही तो जाएगा रे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो हर वीडियो में मैं यही कोशिश करता हूं कि यार थोड़ा ब्रीफ में कर दे, शॉर्ट में कर दे वीडियो को, ताकि आपका भी जो डेटा है वो ज्यादा खर्च ना हो। चलो अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और कीटोन के ऑक्सीकरण को लेकर अपन बात करते हैं। ठीक है जी, देखो इधर सबसे पहले ले रहा हूं मैं, जैसे एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं मैं। ये हो गया एल्डिहाइड। और अगला ले रहा हूं मैं कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3। इसका अपने को क्या कराना है, ऑक्सीकरण करवाना है, दोनों का क्या करवाना है, ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करवाएंगे, कीटोन का भी क्या कराएंगे अपन, ऑक्सीकरण करवाएंगे। ठीक है, तो इनसे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इनके ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जैसे इसका अपन कराएंगे तो एक तो क्या बनेगा CH2OH, और इससे क्या बन जाएगा CH3OH। ठीक है, यानी एल्कोहल, एक क्या बन सकता है, एल्कोहल बन सकता है कीटोन से। कीटोन से क्या बन सकता है, एल्कोहल बन सकता है। चले आगे इसके, देखो इधर यहां से ऑक्सीजन लग जाएगी, ये क्या बन जाएगा, देखो इधर CH3COOH, ऑक्सीजन लग गई, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे भी देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और एक CO2 निकलती है, देखो इधर CH3COOH, और एक निकलता है यहां से CO2 और H2O, कीटोन के ऑक्सीकरण से और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। लेकिन यदि यहां पर क्या हो, देखो इधर, अगर यहां पर अपन क्या ले ले, असममित क्या ले ले, कीटोन ले ले, क्या ले ले, असममित कीटोन, तो क्या होगा, देखो मिटाएं इसको एक बार, मिटा दें। असममित कीटोन लेते तो अभिक्रिया जो होती है वो पोफोब के नियम से होती है। किससे होती है, पोफोब के नियम से। तो आप एक बार एक नोट लगा के लिख लो, असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने पर, असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने पर अभिक्रिया पोफोब के नियमानुसार होती है। किसके अनुसार, पोफोब, अभिक्रिया पोफोब के नियम से होती है। अभिक्रिया असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने पर अभिक्रिया पोफोब के नियम से होती है, अर्थात कीटोन समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। कीटोन समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। कीटोन समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। देखो इधर असममित अपन कीटोन लेते हैं एक, फिर इसको समझते पोफोब नियम से। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया। ठीक है, इसका अपने को कराना है ऑक्सीकरण। क्या करवाना है, ऑक्सीकरण। तो पोफोब का नियम कहता है कि जो छोटा यानी कीटो जो समूह है, ये छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा। छोटा एल्किल समूह का मतलब देखो, ये भी एक एल्किल समूह, ये प्रोपिल है, ये मेथिल है। तो ये जो कीटोन समूह ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा। तो देखो ये बंध जो टूटेगा ये इस प्रकार से टूटेगा, यहां से टूटेगा, ये इस तरह से। ये कीटो समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, देखो इधर ऑक्सीकरण से सीधा सा आपको ऑक्सीजन जोड़नी है, CH3 CH2 COOH। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, CH3 डायरेक्ट COOH। ठीक है, तो पोफोब का नियम क्या कहता है कि यदि किसी असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो जो कीटो समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, ये है पोफोब का नियम। किसका नियम है, पोफोब का नियम है। क्लियर जी। अगला लगाते हैं अपन बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। मिटा दे इसको। अगला आता है बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखो, इसमें अपन क्या करते हैं कि पर एसिड अम्ल या पर एसिटिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं। एक तो अपन क्या लेंगे, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, और एक अपन लेंगे कीटोन RC डबल बॉन्ड O, और इसको ले लेता हूं मैं R लेस, इस प्रकार से। ठीक है, ये एल्डिहाइड होगा, ये कीटोन हो गया। इसकी अपन क्रिया कराते हैं किसके साथ, पर एसिटिक अम्ल के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, पर एसिटिक अम्ल के साथ। पर एसिटिक अम्ल क्या होगा, देखो इधर
आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच। ठीक है, इसकी भी अपन करा रहे, देखो इसको ले लेता हूं मैं यहाँ पे आर डैश, यहाँ पे ले लेता हूं, देखो मैं आर डबल डैश ले रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि सेम हो जाएगा फिर ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच। ठीक है जी, तो इससे क्या बनता है, देखो इससे बनेगा एसिटिक अम्ल बनेगा, सीधा सा क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। दो अणु एसिटिक अम्ल के बनेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, इससे तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल। लेकिन इससे क्या बनेगा, कीटोन से एक तो बनेगा एस्टर, एक तो क्या बनेगा, एस्टर, क्योंकि यहां पर देखो एच था ना, एच था, इसलिए क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया अभी। लेकिन यहां पर क्या है, देखो इसके अंदर आर है, एच की जगह पे आर, इसलिए क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ठीक है, प्लस और क्या हो जाएगा, आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, तो ये देखो क्या बन गया, एस्टर, क्या बन गया, एस्टर। और ये क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। यानी अपन कह सकते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीकरण में क्या होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया पर एसिटिक अम्ल से करवाने पर, एल्डिहाइड की क्रिया पर एसिटिक अम्ल से करवाने पर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि कीटोन की क्रिया पर एसिटिक अम्ल से करवाने पर एस्टर और एसिटिक अम्ल का निर्माण, या कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ये क्या होता है, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी सीधा सा है, बहुत इजी है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। मिटा दें, चलो अगला आता है हेलोफार्म अभिक्रिया। मिटाएं इसको, हेलोफार्म अभिक्रिया। इससे देखो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। ये वैसे तो आपके 10वें पाठ के अंदर थी, लेकिन क्या है कि ये कोरोना के कारण या यूं के कोविड-19 के चलते सिलेबस जो कम हुआ है, उसके अंदर जो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, वो टॉपिक आपके हटा दिया गया है। बाकी अपन इसको उसके अंदर डिस्कस करते, लेकिन ये टॉपिक हटा दिया गया है, इसलिए इसको अपन ने उसके अंदर नहीं पढ़ाता। हेलोफार्म अभिक्रिया, देखो हेलोफार्म क्या होते हैं, देखिएगा इधर, जैसे मैं लिख रहा हूं CH3X, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न कह सकते हैं, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, क्योंकि हेलोजन एक ही है। मैं कह दूं CH2X2, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डाई हेलोजन व्युत्पन्न, डाई हेलोजन व्युत्पन्न कह सकते हैं इसको अपन। और जैसे CHX3, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। और इसी को अपन बोलते हैं हेलोफार्म भी बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेलोफार्म। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए CHX3 है ना, ये CHX3, इसको अपन बोलते हैं हेलोफार्म। अब यहां पर अगर मान लो मैं X की जगह क्या ले लूं, क्लोरीन ले लूं, तो क्या हो जाएगा, CHCl3, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरोफार्म। भाई हेलो, हेलो तो लगा नहीं है, आगे फार्म लगेगा। ठीक है, तो हेलो की जगह पर क्लोरीन तो क्या जाएगा, क्लोरोफार्म। अगर यहां पर क्या ले लूं मैं, CHI3 ले लूं, तो क्या हो जाएगा, ये आयोडोफार्म हो जाएगा। तो इसका जो निर्माण होता है ना, इसके निर्माण की जो विधि होती है, उससे अपन बोलते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया। क्या कहते हैं, हेलोफार्म अभिक्रिया। ठीक है, ये 10वें पार्ट के अंदर थी, लेकिन ये कोविड के कारण आपका जो सिलेबस कटा है, उसके अंदर ये टॉपिक हट गया है, तो इसलिए मैंने उसके अंदर नहीं करवाया था। फिर भी यहां पर ये अभिक्रिया है, तो इसको अपन देखो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या होती है। ये सीधी सी है, ज्यादा कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, हेलोफार्म अभिक्रिया। तो हेलोफार्म क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब इसकी अपन रिएक्शन देखते हैं, हेलोफार्म अभिक्रिया क्या होगी। एक बार मैं हेडिंग लगा देता हूं, हेलोफार्म अभिक्रिया। देखिए CH3CHO कीटो, ये हो गया एल्डिहाइड, और CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया कीटोन। इसकी अपन क्रिया कराता हूं, मान लो मैं कराता हूं इसकी 3Cl2 के साथ, इसकी भी कराएंगे अपन किसके साथ, 3Cl2 के साथ। तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेंगे और क्लोरीन जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तीन हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो CCl3 सी डबल बॉन्ड O और ये H, इसको ऐसे ऐसे खोल के लिख दो ताकि समझने में ठीक रहेगा आपके भी, ये H।
ठीक है, और यहां से भी 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो CCl3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है जी, क्लियर। अब इसकी क्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं, देखो ये जो बनाना ये वाला हेलो फार्म में, देखो इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, क्षार के साथ करवाते हैं। यहां पे मैं क्षार के रूप में ले रहा हूं NaOH, क्या ले रहा हूं NaOH, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं खोल के समझने के लिए, और यहां पे भी ले रहा हूं मैं NaO और H। ठीक है जी, समझना ध्यान से आप, ये कैसे आया ये तो आपको समझ में आ गया। यहां से इसको थोड़ा मैं छोटा लिख देता हूं, ये 3Cl2, तो बाहर निकलेगा -3HCl, और यहां से भी क्या निकलेगा बाहर, -3HCl, क्या निकल जाएगा -3HCl। ठीक है, -3HCl यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां से ये 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 3 क्लोरीन के साथ -HCl, यहां से भी 3 हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। अब देखो यहां से क्या होगा, देखो ये बाहर निकलेगा यहां से सीधा सोडियम एसीटेट, और ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट की जगह सोडियम फॉर्मेट। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, देखो CCl3 और ये क्या हो गया H, तो क्या हो जाएगा, देखो ये CHCl3, और इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो ये C और ये H CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, और बाहर क्या निकलेगा, यहां पर देखो HCOONA यानी HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और इसके अंदर क्या हो जाएगा CH3 C और ये O और ये O और ये Na। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट, इसको क्या बोलेंगे सोडियम एसीटेट। तो ये हो गई हेलोफार्म अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, हेलोफार्म अभिक्रिया। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं आप, हो गया। अगला अपन बात करते हैं, देखिएगा इसकी जो अभिक्रिया है मिटा दें, चलो अगला अपन बात करते हैं टोलेन अभिकर्मक का अपचयन। ये रिएक्शन जो है कोई ज्यादा विशेष है नहीं, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा। टोलेन अभिकर्मक का अपचयन हो गया, फेलिंग विलेन का अपचयन हो गया। ठीक है, ये थ्योरिकल टॉपिक है, आप देख लीजिएगा, मिटा दे इसको। टोलेन अभिकर्मक का अपचयन, फेलिंग विलेन का अपचयन, सिप अभिकर्मक का अपचयन, ये जो थ्योरिकल टॉपिक है, आप इसको एक बार समझोगे, पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा आपके। टोलेन अभिकर्मक का अपचयन, फेलिंग विलेन का अपचयन। फेलिंग विलेन क्या होते हैं, फेलिंग विलेन ए, फेलिंग विलेन बी, तो ये आप सीधा सा ग्राफ देखोगे तो उसके अंदर मिल जाएगा आपको। टोलेन अभिकर्मक का हो गया, फेलिंग विलेन हो गया, सिप अभिकर्मक हो गया, तो ये आपको सीधा सा उसके अंदर मिल जाएगा। यहां अपन बात करते सीधी अपचयन के बारे में कि अपचयन करवाने से क्या होगा। ठीक है, एल्कोहल का अपचयन, सॉरी एल्डिहाइड का अपचयन करवाएंगे तो क्या होगा, और आपके इसका कीटोन का अपचयन करवाएंगे तो क्या होगा। ये अपन अभिक्रिया वैसे अपन पढ़ चुके हैं, अगर आपको जानकारी हो तो देखिएगा इधर HC डबल बॉन्ड OH, इसका अपन अपचयन करवाते हैं, क्या करवाते हैं अपचयन, तो क्या बनता है CH3OH बनता है। एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा CH3 और OH। ठीक है, यानी प्राथमिक एल्कोहल बना, यानी मेथनॉल बना। अगर मैं इसकी जगह पे क्या ले लूं, यहां पर CH3 ले लूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH और H2, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2OH। सारी अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं ये। अगर मैं ले लेता हूं कीटोन H2, तो ये क्या हो जाएगा CH3H और OH। ठीक है, तो ये अभिक्रिया अपन एल्कोहल निर्माण की जो क्रियाविधि है या एल्कोहल निर्माण की जो विधियां है उसके अंदर अपन इन अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हैं। इन अभिक्रियाओं को अपन वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सीधा सा है, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहां से हाइड्रोजन एक यहां लग जाएगा OH, यहां से एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा तो CH3 CH2, यहां से हाइड्रोजन यहां लग गया तो CH3 और ये दो हाइड्रोजन CH2 और ये एक इसके साथ लग जाएगा OH हो जाएगा। ठीक है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे मेथनॉल बनेगा, एसिटाल्डिहाइड का कराएंगे क्या बनेगा एथेनॉल बनेगा। ठीक है, और कीटोन का कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा
2 डिग्री एल्कोहल, या जिसे अपन बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनेगा। क्लियर? मिटा दे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर कह रहा हूं मैं कि आगे बहुत ही 2 महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाले हैं जिनसे परीक्षा में क्वेश्चन आते ही आता है। एक तो है एल्डोल संघनन और एक है केनिज़ारो अभिक्रिया। एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन और केनिज़ारो अभिक्रिया, वहां तक तो आप देखे, उसके बाद अगर आप भले ही ना देखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप यहां तक आ ही गए हो तो आप थोड़ा और धैर्य बनाए रखे, आगे जो अभिक्रिया आएगी, एक तो एल्डोल संघनन और एक क्रॉस एल्डोल संघनन, केनिज़ारो अभिक्रिया, क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया, यहां तक तो आप वीडियो को देखे। इसके बाद अगर वीडियो लंबा होता है तो भले आप स्किप करके या छोड़ के आप जा सकते हो, ये आपकी मर्जी, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं, लेकिन अगर आप देख ही रहे हो सीखने के लिए तो वहां तक जरूर देखें। ठीक है, मैं किसी वीडियो में ये नहीं रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, जैसे छोटे छोटे वीडियो आते हैं ना 5-5 सेकंड के, कृपया ये कीजिए वो कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, ये जानकारी मिलेगी वो मिलेगी। अरे जिसका मर्जी आएगा वो देखेगा, जिसको सीखना है वो देखेगा, जिसको मतलब ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, तो आप चाहे कितना भी बोल दो नहीं देखेगा, है ना। तो अगर आपको सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो 2 अभिक्रियाएं आएगी वहां तक तो आपको जरूर देखिएगा इसको, है ना। अगला आता है मिरवाइन पोंड्रोप वर्ली अपचेन। मिरवाइन पोंड्रोप वर्ली अपचयन, देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल की मतलब का जो विलयन होता है, उस विलयन के साथ आइसोप्रोपिल एल्कोहल का विलयन होता है, और एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड की उपस्थिति में जो कीटोन जो होता है, देखिए इधर CH3 C डॉट बॉन्ड O CH3, ये जो कीटोन है इसका अपन क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं। नाम से पता चल रहा है, देखो मिरवाइन पोंड्रोप वर्ली अपचयन, मिरवाइन पोंड्रोप वर्ली अपचयन जो है, इसमें क्या करते हैं अपन, देखिएगा अपन क्या कराते हैं, यहां पर अपचयन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, एक तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3 2CHOH, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का विलयन होता है उसके अंदर, और क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम आइसोपरऑक्साइड या आइसोप्रोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड की उपस्थिति में इसका क्या कराते हैं अपन, अपचयन करते हैं। क्या बनेगा, आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, देखिए CH3 और ये इधर लग जाएगा H और ये OH, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3OH, ये होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन CH3 2CHO3Al, ठीक है, ये होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड। ठीक है जी, तो ये हो गया मिरवाइन पोंड्रोप वर्ली अपचयन, जिससे क्या बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल। मिटा दे, क्लियर। चलो ये भी एक नेम रिएक्शन है, मिटा दे। चलो अगला आता है क्लीमेंस अपचयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सा क्वेश्चन आता है, निम्न अभिक्रियाओं की समीकरण लिख लिए, क्लीमेंस अपचयन। इससे क्या बनेगा, एल्केन बनेगी, क्लीमेंस अपचयन, क्लीमेंस अपचयन, क्लीमेंस अपचयन। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और एक है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है कीटोन। इसका अपन क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं। क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, जिंक का अमलगम और HCl। जिंक अमलगम का मतलब क्या होता है, मरकरी के साथ जब भी कोई मिश्र धातु लेते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं अमलगम। जब किसी धातु का मरकरी के साथ क्या बनाते हैं अपन, मिश्र धातु बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अमलगम। यानी अगर यहां पर ले लेते सोडियम, तो क्या लेंगे, सोडियम अमलगम। यहां पर एल्यूमिनियम ले लेंगे तो क्या जाएगा, एल्यूमिनियम अमलगम, उसी प्रकार से। ठीक है, तो जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं अपन, ZnHg और ये HCl। तो देखिएगा यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ, तो हाइड्रोजन लगेगा यहां पर हाइड्रोजन कितने, 4 है, तो 2 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे, 2 बचेंगे, यानी ये तो क्या हो जाएगा, CH3,
एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहां पर कितना हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा CH3। 4 हाइड्रोजन थे, बचे कितने, 2 लग गए, तो 2 तो बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, यहां पे भी देखो 2 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH3, और बाहर क्या निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का अपन उपचयन करेंगे। एल्डिहाइड का उपचयन यानी जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में, जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड या फिर कीटोन का उपचयन कराने पर क्या बनते हैं, एल्केन बनती है। क्या बनती है, एल्केन। इसे अपन बोलते हैं क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। बहुत ही इजी है ये भी, कहें भी बहुत इजी है। क्लियर। अगला आता है वुल्फ किस्नर अपचयन या हुंग मिलनोल अपचयन। अगला आता है वुल्फ किस्नर अपचयन। उससे भी क्या होगा कि एल्केन बनेगी। वुल्फ किस्नर अपचयन या हुंग मिनलोन अपचयन। वुल्फ किस्नर अपचयन या हुंग मिनलोन अपचयन। वुल्फ किस्नर अपचयन, किस्नर अपचयन या हुंग मिनलोन अपचयन। इससे भी किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण ही होता है। इससे भी किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण ही होता है। इससे भी, इसमें अपन क्या करते हैं कि हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, सोडियम एथोक्साइड से कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाते हैं। जैसे मान लो कि इधर लेते हैं अपन यहां पर जिसको इस तरह से ले लेता हूं मैं, चलो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहां पर कोई सा भी हो सकता है। इसकी अपन क्रिया कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या होती है, अपन ने पढ़ा था NH2। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। और जब इसकी क्रिया अपन कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बनेगा बताओ, देखो अभी पढ़ा था अपन ने, डबल बॉन्ड N और NH2, ये बन जाएगा हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। जब इस हाइड्रोजन की क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, सोडियम एथोक्साइड के साथ, NH2। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, सोडियम एथोक्साइड के साथ, C2H5ONa। तो ये बन जाता है एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से CH2। अब यहां पर अगर मान लो कि अगर यहां देखो, इधर यहां अगर मैं R ले लेता हूं, यहां H लेता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा R, और ये क्या हो जाएगा H, यानी RCH3। और यदि यहां पे अगर मान लो मैं ले लेता हूं R, तो यहां पे भी क्या जाएगा R, तो RCH2 CH2R। ठीक है, यानी ये CH3 तो ये होता है वुल्फ किस्नर अपचयन या हुंग मिनलोन अपचयन कहते हैं इसको अपन, वुल्फ किस्नर अपचयन या हुंग मिनलोन अपचयन। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी अपन करके देख लेते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें अपन क्या करते हैं, केवल जल का अणु बाहर निकलता है KOH की उपस्थिति में। मिटा दे, मिटा दे। चलो दूसरा तरीका क्या है, देखा इसका, जो हाइड्रोजन बनती है इसी का मैं बता देता हूं आपको एक, दोनों का डायरेक्ट वहीं से ले रहा हूं मैं, हाइड्रोजन से, CH3H डबल बॉन्ड N और NH2, और ये है CH3 डबल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड यहां पर N और NH2। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। इसकी क्रिया अपन किसके साथ कराएंगे, अगर मान लो कि H2O के साथ करवाएं या फिर KOH के साथ करवाएं। ठीक है, जल का अणु यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा, KOH के साथ करवाते हैं अपन इसकी क्रिया। देखो इधर, ठीक है, KOH की उपस्थिति में CH3 CH3 CH2 KOH, और ये भी KOH के द्वारा।
ठीक है, तो देखिएगा यहां से क्या बनेगा, ये CH3, तो यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये एक तो वही है CH, और ये दोनों लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा CH3, और बाहर क्या निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन यानी N2 बार। ठीक है, इसमें भी ये N2 बार, CH3, दोनों हाइड्रोजन इस पर लग गए, क्या हो जाएगा CH2, और ये CH3, और बाहर क्या निकल गया N2, बाहर क्या निकल गया N2। ये होता है आपका वोल्फ किस्नर अपचयन। क्या होता है, वोल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है जी, मिटा दें। चलो, नेम्ड रिएक्शन है, सीधी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। अगला आता है पिनेकोल में अपचयन। पिनेकोल में अपचयन यानी पिनेकोल का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट कर देना, यहां पर IUPAC नाम पूछा जा सकता है। देखिएगा क्या करते हैं अपन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये दोनों क्या हो गए कीटोन। इसका क्या कराते हैं अपन, अपचयन। किसकी उपस्थिति में, मैग्नीशियम अमलगम। किसकी उपस्थिति में, एक मिनट, मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में। मैग्नीशियम अमलगम क्या होता है, देखो ये मैग्नीशियम और इसके साथ क्या होगा Hg, इसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम अमलगम। ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। यहां से बनेगा पिनेकोल अपचयन, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, इनके बीच में बंधन बन जाएगा। तो ये क्या होगा, देखो इधर CH3, ऊपर क्या लग रहा है CH3, ये हो जाएगा इधर CH3, इधर भी क्या हो जाएगा CH3, इधर क्या हो जाएगा ये OH, इधर भी क्या लग जाएगा ये OH। इसको अपन बोलते हैं पिनेकोल। क्या बोलते हैं, पिनेकोल। ठीक है, अब यहां पर जो अपने को जो जानना है वो है इसका IUPAC नाम क्या होता है, पिनेकोल का IUPAC नाम। देखो अंकन करते हैं अपन 1 2 3 4, तो देखो 2 पर क्या है मैथिल, इधर भी 2 पे क्या है मैथिल, तो अपन लिख सकते हैं 2,3 डाई मैथिल। कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूटेन, और 2 और 3 पे क्या लग रखा है ओल, तो 2,3 डाईओल, 2,3 डाईओल। या इसका एक नाम इधर लिख रहा हूं मैं, या देखो, या नीचे लिख रहा हूं, देखो इधर देखो 2,3 डाईमेथिल, और क्या हो जाएगा 2,3 डाईब्यूटेनॉल। दोनों नाम सही है, कोई सा भी आप लिख सकते हो। ये है पिनेकोल में अपचयन। क्या है, पिनेकोल में अपचयन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो मिटाते हैं। अब वो घड़ी आ गई है जिसके बारे में मैंने कहा था, एल्डोल संघनन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एल्डोल संघनन। देखिए बात करते हैं अपन एल्फा हाइड्रोजन का अम्लीय व्यवहार। एल्फा हाइड्रोजन का अम्लीय व्यवहार, और इसी में छिपा है एल्डोल संघनन। एल्फा हाइड्रोजन का अम्लीय व्यवहार, इसी के अंदर क्या छुपा हुआ है, इसी के अंदर छिपा हुआ है कौन, एल्डोल संघनन। तो पहले समझे इसको। देखिएगा एल्फा हाइड्रोजन कहां मिलेंगे अपने को, यहां पर मुख्य रूप से बात करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, देखिए इधर CH3CHO, इसको मैं खोल के लिख रहा हूं। अब देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O और H। अब देखो यहां पर इसको देखते हैं अपन। देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड समूह है, यानी इसको अपन बोल सकते हैं ये क्रियात्मक समूह है। और जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, जिस कार्बन से एल्डिहाइड समूह क्या होता है CHO, जिस कार्बन से CHO समूह जुड़ा होगा उसको अपन बोलेंगे एल्फा कार्बन। जिस कार्बन से CHO समूह
जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। आया समझ में? जिस कार्बन से CHO समूह जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन को देखिएगा, ये है CHO समूह। जिस कार्बन से CHO समूह जुड़ा होगा उस कार्बन को अपन बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और यही अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाते हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, यहां पर ये अगर इस कार्बन को देखें तो यहां पर इस ऑक्सीजन की विद्युत क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कैसे करेगा, ये करेगा कहां से, इन बंध से। तो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित होंगे, ये कार्बन क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बाहर क्या निकलेगा, H प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले गए, देखो ये, तो बाहर क्या निकलेगा, H प्लस। और जो H प्लस देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। और क्या होगा, तो हो गया ना अम्लीय व्यवहार, ठीक है। तो इसी को अपन देखते हैं कि जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो दर्शाते हैं एल्डोल संघनन, ठीक है। जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या दर्शाता है, एल्डोल संघनन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एल्डोल संघनन। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे कि एल्डोल संघनन में क्या होता है, इसको समझते। देखो इधर मिटाएं, एल्डोल संघनन समझिएगा ध्यान से इसको। यह क्षार की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में होता है। एल्डोल संघनन क्षार की उपस्थिति में होता है। देखिएगा क्या होगा, इसके अंदर दो एल्डिहाइड अणु, और वही एल्डिहाइड इसके अंदर भाग ले सकता है जिसके अंदर क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। देखिएगा पहले इसको समझ लो, CH3CHO, ये CHO समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये CHO समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अगला लेते हैं अपन CH3CH और CHO, ये CH, हाँ ठीक है। अब बताओ यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा बीटा, ये भी क्या हो जाएगा बीटा। जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ, CH होती है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है, यानी ये भी भाग ले सकता है। और ले सकते हैं अपन CH3CH2 CHO, ये CHO समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये भी भाग ले सकता है। अगला लेते हैं अपन CH3 और CHO, ये CHO समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ये है अल्फा कार्बन। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, आप कहोगे सर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डिहाइड एल्डोल संघनन में भाग नहीं ले सकता। ये एल्डिहाइड एल्डोल संघनन में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि एल्डोल संघनन की सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यही है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसकी बात करते हैं HCHO, यानी इसको खोल के लिखते हैं अपन, यह है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ये एल्डोल संघनन दर्शाएगा, नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या, अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल संघनन दर्शाएगा। अब एल्डोल का मतलब क्या होता है, देखो एल्डोल, पहले इस शब्द को समझते हैं अपन। एल्डोल संघनन, संघनन का मतलब होता है बनना, कोई उत्पाद अपने पास बनेगा। तो पहले इसको समझने से पहले अपन एक शब्द को देख लेते हैं, भाई यार ये एल्डोल होता क्या है। देखो इधर एल्डोल,
ठीक है, यानी इसको अपन देखें तो एक तो इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड है, और ओल, ओल किसका लगता है, ओल का मतलब एल्कोहल। यानी जो उत्पाद आपके पास आएगा उसके अंदर एक तो एल्डिहाइड होगा और एक क्या होगा, एल्कोहल होगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल। अब देखो कैसे होता है ये एल्डोल सम्मेलन, उसको समझते हैं अपन। देखो इधर देखिएगा, इसमें दो एल्डिहाइड समूह भाग लेंगे समान समूह। देखिएगा इधर मैं लिख रहा हूं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, ये एक आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड अणु हो गया। क्या हो गया, एल्डिहाइड अणु। चाहे इसको समझने के लिए अभिक्रिया को मैं थोड़ा इसको इसी तरह लिख दूंगा कि समझने में आपका ठीक रहेगा। ऐसे लिख देता हूं इसको मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। अब देखो ये कार CHO समूह हो गया, ये वाला जो समूह है ये समूह क्या हो गया, CHO, ठीक है। इसी के सामने लिख रहा हूं मैं ये H, CH2 और CHO, ठीक है। ये CHO समूह और इस CHO समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये CHO समूह इस समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो अब इसमें क्या होगा, देखो इधर वही तरीका मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, और यहां से भी क्या होगा कि ये इसको खींचेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा, धनावेश, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेगा, ठीक है। तो इस पर क्या आएगा, इस कार्बन पर माइनस, हाइड्रोजन पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस। अब आप खुद सोचो कि इसके साथ कौन जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, देखो हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, और ये C प्लस कार्बन प्लस इस पर कौन जुड़ेगा, CH2 समूह जुड़ेगा, तो ये जुड़ जाएगा इसके ऊपर, देखो सीधा। तो अगली जो अपने को क्या मिलेगा उत्पाद, देखना ध्यान से, अभी यहां से बहुत ध्यान से समझना, ये है CH3, ठीक है, CH3, और कार्बन ये रहा, देखो ये कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ये लिख देता हूं मैं H, ठीक है। फिर ये आगे किससे जुड़ा, देखो ध्यान से, ये जुड़ा किसके साथ, CH2 के साथ, CH2, और CH2 आगे किससे जुड़ा हुआ है, CHO से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये यहां पर बंद है, किसके साथ, एक बंद तो टूट गया, एक ही बचा, ये क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ कौन लग गया, H। अब ध्यान से देखो आप इसको, ये जो समूह आपको दिख रहा है OH, यानी कौन सा समूह हो गया, एल्कोहल समूह हो गया। कौन सा समूह हो गया, एल्कोहल समूह, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, देखो ये कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह। तो इसके अंदर आपको दोनों चीजें दिख रही है ना, एल्कोहल भी दिख रहा है और एल्डिहाइड भी दिख रहा है, इसी को अपन बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, तो क्या बोल देंगे इसको अपन, एल्डोल। क्या कहेंगे, एल्डोल। क्लियर। अब समझते हैं ये जो विक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होती है, क्षार की उपस्थिति में, NOH की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, NOH की उपस्थिति में। तो आप चाहो तो यहां पर एरो पर तनु NOH भी लिख सकते हो, तनु क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। अब अपन समझते हैं इसकी क्रियाविधि को, समझते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। मिटा दें, बोलो मिटा दें, चलो मिटा दिया। अब इसकी अपन समझते हैं क्रियाविधि। देखो क्रियाविधि में क्या होगा, सबसे पहले इनोलेट आयन बनेगा। क्या बनेगा, इनोलेट आयन। ये अभिक्रिया हो रही है किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में यह क्रिया होगी। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इसकी क्रियाविधि को, समझते देखिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं इसकी एल्डोल सम्मेलन की क्रियाविधि, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रियाविधि। देखिएगा सबसे पहले अपन ले रहे क्षार, तो क्या होगा, NaOH, ये टूटेगा कैसे, Na प्लस OH माइनस में। बात करते हैं अपन प्रथम पद की। देखिएगा प्रथम पद में क्या होगा, एल्डिहाइड है, देखिएगा ये OH है, देखना ध्यान से, HO, ठीक है, इसके ऊपर माइनस है OH में, प्लस यहां पर ये H, ये H, ये H, और ये है आपका C डबल बॉन्ड O और H, ये CHO समूह हो गया, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन हो गया,
एल्फा कार्बन हो गया। कौन सा कार्बन हो गया? एल्फा कार्बन। और एल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? एल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड है। अब क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, तो इस हाइड्रोजन पर क्या आएगा? धनावेश, और इस पर अटैक करेगा कौन? ये H। तो H H यानी H2 और O बाहर क्या निकल गया? H2O यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और ये जो पद होता है क्या होता है? धीमा पद होता है, यानी मंद पद होता है। कैसा होता है? मंद पद। और जो मंद पद होता है वो होता है वेग निर्धारक पद होता है। क्या होता है? वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, और इस वेग निर्धारक पद के अंदर देखो दो अणु भाग ले रहे हैं, यानी ये हो जाएगा आपका द्वितीय कोटि की विक्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? द्वितीय कोटि की विक्रिया। ठीक है, तो बाहर क्या निकला? का देखो H H यानी H2 और O, यानी बाहर निकल गया माइनस H2O। अब बनेगा क्या? देखो कार्बन पर क्या आ गया? ऋणावेश, यानी कार्बन पर क्या जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, ये H और ये H, कार्बन पर क्या है? ऋणावेश, कार्बन पर क्या है? ऋणावेश। और C डबल बॉन्ड O और H। अब देखो द्विबंध एकल बंध ऋणावेश, तो इनके बीच में क्या होगा? अनुनाद होगा। क्या होगा? अनुनाद। तो अनुनाद के कारण क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी। तो अगली कंडीशन क्या मिलेगी? देखो अनुनाद में अपने को ये H और यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये O माइनस और ये H। ठीक है, फिर यही वापिस ये जो ऋणावेश है ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन में अनुनाद, यानी इनोलेट आयन का निर्माण होता है। इनोलेट आयन में अनुनाद, ये क्या हो गया? इनोलेट आयन में अनुनाद हो गया। ठीक है, यहां से इस कार्बन, यहां के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आए, कार्बन पर क्या गया? ऋणावेश, और ऋणावेश एकांतर क्रम में द्विबंध, क्या होगा? अनुनाद। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये कहां जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा? द्विबंध। और फिर जब ये इधर, तो ये आ जाएगा। ये हो गया इनोलेट आयन में अनुनाद। अब क्या होगा? ये जो इनोलेट आयन है इस पर क्या होगा? किसी दूसरे एल्कोहल अणु का आक्रमण होगा द्वितीय पद में। ठीक है, प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद देखिए। अब द्वितीय पद में क्या होगा? देखो इनोलेट आयन है, इस इनोलेट आयन पर क्या होगा कि दूसरे अणु का जो एल्कोहल है वो इस पर क्या करेगा? एल्कोहल सॉरी क्या, एल्डिहाइड है, वो क्या करेगा? इस पर आक्रमण करेगा। देखिए कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर क्या आएगा? माइनस, इस पर क्या जाएगा? प्लस। और सामने क्या है? देखो ये वाला CH2, इस पर क्या है? माइनस, और ये है CHO, ये है ना। ये देखो CH2, इस पर क्या है? माइनस, और ये क्या है? CHO। अगर आप इसको व्यवस्थित तरीके से लिखोगे तो अब देखो यहां से दूसरा अणु है, इस पर ये इधर चला गया, तो ये CH2 किस पर जुड़ेगा? इस पर जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है जी, इसके साथ जुड़ेगा। तो अब देखो अपने को क्या मिलेगा आगे? देखो इधर CH3 और यहां पर एकल बंदी रहेगा अब ये O माइनस, और इसके साथ क्या लगा हुआ? ये H, और ये क्या हो जाएगा? CH2, और आगे क्या हो गया? CHO। क्या हो गया? CHO। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय पद। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि नीचे अगर नहीं कट रहा तो मैं देख लेता हूं, नीचे जगह है। चलो है थोड़ी सी, मैं नीचे लिख देता हूं। तृतीय पद में क्या होगा? देखो इधर यहां लिख रहा हूं मैं तृतीय पद। तृतीय पद में देखो क्या होगा? ये जो बना आपके पास ये वाला, अब ये फिर से क्रिया करेगा किसके साथ? जल के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा? जल के साथ। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, यहां से देखिए CH3, और इसको नीचे लिख देता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा ये O माइनस, ठीक है, CH, CH2, CHO, ये क्रिया करेगा किसके साथ? जल के साथ, ये H2O। तो यहां से देखिए ये H प्लस और O माइनस, तो ये H प्लस जुड़ जाएगा इसके साथ, और बाहर क्या निकल जाएगा? OH माइनस। तो ये क्या बन जाएगा आपका? CH3CH, नीचे क्या हो जाएगा? OH, और देखो क्या हो जाएगा? ये CH2 और ये CHO, और बाहर क्या निकल जाएगा? OH माइनस। बन गया देखो उत्पाद। यहां पर देखो ये रहा आपका एल्कोहल, और ये रहा एल्डिहाइड समूह, ये हो गया एल्डोल। क्या हो गया? एल्डोल। और ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस देखो, ये OH माइनस किससे जुड़ेगा? वापिस इधर लिख रहा हूं मैं,
Na+ और OH- मिलकर क्या बना देंगे, वापस NOH बना देंगे। तो ये NOH फिर से क्या हो गया, बाहर निकल गया, यानी एक प्रकार का क्षार था। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आपका एल्डोल संघनन। क्या है, एल्डोल संघनन। मिटा दें, चलो। अब अगला आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल में देखो आपको कुछ नहीं करना है, दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड लेने हैं। ठीक है, यहां पर आप देखोगे दोनों आपने क्या लिया था, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO CH3CHO, दोनों आपने क्या लिए थे, समान प्रकार के एल्डिहाइड लिए थे। अब आपको क्या करना है, अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड लेने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, सीधा सा सेम है। मिटा दे इसको। अगला हेडिंग लगा लो क्रॉस एल्डोल संघनन। उसकी केवल मैं अभिक्रिया में लिखा देता हूं, क्रियाविधि सेम होगी उसकी भी। उसमें आपको क्या करना है, दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड लेने हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन में समान प्रकार के एल्डिहाइड नहीं होंगे। ये देखो अभिक्रिया अगर आप कीटोन में कराओगे तो सेम होगा। यहां पर आपको कीटोन में क्या करना है, जहां पर आपने H लिया वहां पर आपको क्या ले लेना है, CH3 ले लेना है। क्या ले लेना है, CH3। जैसे भी अपन ने लिया था ना, अगर कीटोन के अंदर कराना तो मैं बता देता हूं मैं तरीका। शुरुआत में अपन ने लिया था C डबल बॉन्ड OH, तो यहां H की जगह पे आपको क्या लिख देना है, CH3। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। कीटोन में अगर आपको एल्डोल संघनन करवाना हो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 जो है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान में रखने की बात यह है कि यहां से ही हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अगला जो समूह होगा उसके अंदर जैसे आप देखोगे, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां से ये CH2 और ये H, इस प्रकार से होगा, यहां से जुड़ेगा फिर वो। ठीक है, तो यहां से तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा प्रोसेस बता देता हूं आपको। CH3 कीटोन के अंदर होगा तो ठीक है, तो ये इस तरह से चलेगा। इस पर क्या आएगा, प्लस, तो ये जुड़ेगा इसके साथ और ये जुड़ेगा किसके, इसके साथ। आगे की रिएक्शन आप करवा लेना सीधा सा कीटोन के अंदर। आपकी किताब के अंदर तो नहीं दे रखी है, लेकिन प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। अगर कीटोन अगर आपको लेना हो तो कीटोन के साथ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगला अपन बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन की। ये हो गया एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, देखो। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, इसमें क्या होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड लेंगे अपन। देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक अपन लेंगे, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, HCH CH3 CHO। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो इधर ये बंद है, इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, इस पर क्या आएगा, माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस, इस पर क्या आएगा, प्लस, इस पर क्या आएगा, माइनस। तो ये तो जुड़ेगा किसके साथ, इसके साथ, और ये जुड़ जाएगा किसके साथ, इसके साथ। तो बाकी का आप अपने आप बना सकते हो, खुद से देखो। CH3, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कार्बन, इसके साथ क्या लगा हुआ, ये H, ऊपर क्या हो जाएगा, OH। आगे ये किससे जुड़ेगा, देखो, CH के साथ, CH इसके साथ नीचे क्या लग रहा है, CH3, और इसके साथ आगे क्या लग रहा है, CHO। ये हो गया क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद। कौन सा हो गया, क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद। फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद, क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद। मिटाए दें, चलो। अगला आता है केनिजारो अभिक्रिया। वो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख देना, केनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया। देखिएगा, केनिजारो अभिक्रिया में क्या होगा कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर अल्फा कार्बन नहीं हो, अगर अल्फा कार्बन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। ठीक है, तो जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, केनिजारो अभिक्रिया। और क्षार के साथ क्रिया करके अल्कोहल और एसिटिक अम्ल के लवण बनाते हैं। क्षार के साथ क्या करके अल्कोहल क्या बनाते हैं, एसिटिक अम्ल के लवण बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ले रहा हूं HCO HCHO, ठीक है, दोनों ले लेता हूं मैं। ये क्रिया करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे ये CH3OH और एक बनेगा
HCOONA। क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक तो एल्कोहल बनाते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनाते हैं। ठीक है, HCHO। क्लियर। तो इसकी क्रियाविधि आपके नहीं है तो सीधा सा केनिजार अभिक्रिया सीधा सा आ सकता है कि केनिजार अभिक्रिया कौन देंगे, केनिजार अभिक्रिया कौन देंगे, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं, केनिजार अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब क्रॉस केनिजार अभिक्रिया की अपन बात करेंगे तो क्रॉस केनिजार अभिक्रिया में क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हो जाएंगे। ठीक है, दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हो जाएंगे, वो क्या दर्शाएंगे, क्रॉस केनिजार अभिक्रिया दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसका और भी आप ले सकते हो, जिसका मैसेज यहां पे ये ले लो, जैसे मान लो C6H5CHO। ठीक है, तो यहां पे भी हाइड्रोजन ही होगा ना, अगर आप निकालोगे तो बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका NaOH यानी फिनोल बन जाएगा, C6H5OH और बाहर क्या निकल जाएगा, HCOONA। क्या निकल जाएगा, HCOONA। रुको रुको, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, दो अणु लेते हैं अपन, सॉरी यहाँ पे दो अणु। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका C6H5 OH फिनोल और ये हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है जी, कहां मिस्टेक कर रहे हैं रे, सोडियम फिनोक्साइड नहीं बनता है इसमें, बेंजीन फॉर्मेट कार्बन C6H5CH2 फिनोल। रुको रे रुको, थोड़ा भूल गया मैं, भूल गया, याद नहीं आ रहा क्या होता है, CH2 C6H5CH2 बेंजिल एल्कोहल CH3 तो CH2 CHO, चलो ठीक है, ये COO है। यहां से ये देखो, यहां से थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, मुझे लग ही रहा था ये CH2OH होता है, यहां पर CH2OH और ये हो जाएगा आपका COONA। ठीक है, यहां थोड़ी मिस्टेक थी तो इसको सुधार ले, थोड़ा मैं भी भूल गया था, भूल हो जाती है, काफी लंबे समय से चल रहा हूं, मैं भी थक गया हूं। CH2OH। ठीक है, यहां पे ये लगा देते हैं प्लस। तो ये हो गया आपके केनिजार अभिक्रिया। अब देखो क्रॉस केनिजार अभिक्रिया में अपन क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ले लेंगे, दो भिन्न भिन्न प्रकार के अगर अपन एल्डिहाइड ले लेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्रॉस केनिजार। एक बार इसको आप फटाफट लिख लो, फिर मिटा देता हूं मैं। क्रॉस केनिजार अभिक्रिया देखो, यहां पर अपन ने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और यहां पर अपन ने लिया बेंजल्डिहाइड। अब अपन एक फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, एक बेंजल्डिहाइड लेते हैं, वो हो जाएगा आपका क्रॉस केनिजारो। क्या हो जाएगा, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। तो हेडिंग लगा लो, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। इसमें दो अलग अलग लेंगे अपन, C6H5CHO और एक अपन लेंगे HCHO। ठीक है, इसकी भी कराएंगे किसके साथ, क्षार के साथ। तो क्या बन जाएगा ये C6H5CH2OH और HCOONA। ये होती है क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। कौन सी होती है, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया का, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। क्लियर। तो ये जो है आपकी प्रमुख अभिक्रियाएं थी। अब एक जो अभिक्रिया है नॉर्मल है, टिसेंको अभिक्रिया। आप उसके अंदर नॉर्मली देख लेना कौन सी अभिक्रिया, टिसेंको अभिक्रिया। समझने लायक कुछ भी नहीं है, रिएक्शन दे रखी है, केवल रिएक्शन आपको पढ़नी है, टिसेंको अभिक्रिया। ठीक है, जो केवल रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन आप खुद देख सकते हो। फिर भी अगर वो समझ में नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं, तो आप टिसेंको अभिक्रिया किताब के अंदर देख लेना, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, सीधी सी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके एल्डिहाइड और कीटोन के जो प्रमुख रासायनिक जो अभिक्रियाएं थी वो हमने देखी।
बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आज के लेक्चर से 100% आपके क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, 2012 से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, 8 साल का जो मेरा अनुभव है, उस 8 साल के अनुभव के आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूं कि यहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। ये मेरे 8 साल का अनुभव है। 8 साल से मैं माध्यमिक बोर्ड के पेपर को देख रहा हूं, उसके पैटर्न को देख रहा हूं किस प्रकार से है। ठीक है, तो मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं कि यहाँ से रिएक्शन आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है जी, तो ये आपके कीटोन और एल्डिहाइड के निर्माण की विधि भी हो गई। 2 लेक्चर में अपन ने उनके निर्माण की विधि को कंप्लीट किया, और इसके रासायनिक गुणों को अपन ने एक ही लेक्चर में, मैंने सोचा कि एक लंबा वीडियो बना के कंप्लीट कर दूं मैं बार बार, ताकि बच्चे भी बहुत सारे कह रहे हैं कि सर कोर्स धीरे चल रहा है। देखो बेटा, बात कोर्स की अगर करें तो कोर्स बहुत फास्ट चल रहा है अपना। 5 चैप्टर में करवा चुका हूं आपके 12th क्लास के। ये 6ठा लेसन आपके चल रहा है, अगर देखा जाए तो 12वां लेसन, 6ठा लेसन। ठीक है, सरकार का अभी तक स्कूलें खुलने का कुछ पता नहीं है, यानी जिस दिन सरकार स्कूलें खुलेगी, सरकार वहां से देखेगी यहाँ कोर्स कितना क्या हुआ नहीं हुआ, उस हिसाब से तो अपन काफी आगे चल रहे हैं। और मैंने जैसे आपको कहा था कि जैसे दिसंबर के हिसाब से आपके जो एग्जाम जो होंगे, या तो अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक, इससे पहले एग्जाम नहीं होने वाले। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन कोर्स आराम से कर लेंगे यार। अभी अपने पास 6 महीने पड़े हैं, 6 महीने पड़े हैं, आराम से कोर्स हो जाएगा। आधा कोर्स तो अपन लगभग कर चुके हैं। ठीक है, तो कितना हो रहा है, कैसे चल रहा है, आप उस पर फोकस मत करो। आप फोकस करो कि जितना हुआ है, क्या उसमें आपको आता कितना है। जितना यहां पर कोर्स हो चुका है, आपको उसमें से कितना आता है, वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करो। ठीक है, तो आज बहुत लंबी क्लास हो गई है, कंटिन्यू चल रहा हूं मैं भी। और आज सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, मैंने पानी भी नहीं पिया। ठीक है, तो गला भी सूखा हुआ है। ठीक है, और कोई नहीं है बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, समय हो रहा है, हाँ, रात के 9:30 बज रहे हैं जब ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है जी, तो अब आगे क्या कहूं, मैं विदा लेता हूं। ठीक है, पढ़ाई करते रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।